दिल्ली के दंगल में किसका चलेगा दांव? करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। सीएम आवास के रेनोवेशन पर, जिसको रिमॉडलिंग का नाम दिया गया, आगे चलकर सीएजी की रिपोर्ट ने इस आग में घी का काम कर दिया है। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। अब केजरीवाल ऐसा लगता है कि एक त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गए हैं। इस ट्रायंगल से केजरीवाल कैसे निकलेंगे? क्या कट्टर आम आदमी वाली जो इमेज थी वो अब धुंधला गई है क्या? भ्रष्टाचार पर वार पलटवार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? इन सब के बीच एक और नई कहानी निकल कर आई है। वो है आपको दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ झालेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कई सारे नाम को तो काट दिए गए और कई सारे नाम जोड़ दिए गए। हालांकि इनका दावा है कि जो नाम काटे गए उनके वोटर थे, जो नाम जोड़े जा रहे हैं वो शायद किसी और को वोटर हैं। और एक तीसरी कहानी ये आ गई कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देंगे, यानी 2100 रुपये देंगे। कांग्रेस एक कदम और आगे ज़्यादा बढ़ गई, वो करे हम 2100 नहीं जी, हम 2500 रुपये देंगे। यानी हर कोई महिला वोटर को लुभाने की कोशिश में जुटा, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से स्थिति ये हो गई है कि महिला विरोधी बयान रमेश बिधूड़ी के काफ़ी चर्चा में आ गए और एक के बाद एक बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असमंजस की स्थिति में खड़ा कर दिया रमेश बिधूड़ी ने। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सफाई देती फिरी कि हम इस बयान से किनारा कर रहे हैं, कुछ सफाई आने लगी। तो बड़ा ही कह सकते हैं दिलचस्प हो गया है दिल्ली का चुनावी माहौल। और आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। और नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, जिनमें बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, विजय शर्मा जी होंगे हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शिवम भगत भी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय जी जुड़ेंगे, जो कई बार आप देखते होंगे कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काफ़ी प्रभावशाली वक्ता भी रहे हैं। उन सब से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनके विचार आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये खासतौर से बयानों के तीर किस तरह से चल रही है, आपको दिखाते हैं। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। 2300 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। जिस तरीके से रसोई आज आम आदमी के जो खाना है वो दूर होता जा रहा है, ऐसे में 2500 रुपए हर महिला को देना
बहुत आवश्यक था और बहुत जरूरी है। आज लगातार बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को झेलती हमारी महिला को सशक्त करना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी थी। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो देखा आपने कि दिल्ली के चुनाव में 3-4 मुद्दे काफी ज्यादा गर्म हैं। एक तो मुख्यमंत्री आवास के रिमॉडलिंग का मुद्दा, जिस पे सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। दूसरा, आपको वोटर लिस्ट में गड़बड़झाले का आरोप। तीसरा, एक तरफ महिला को लुभाने का कोशिश या वादा, और दूसरी तरफ महिला विरोधी बयान। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो मेहमान से परिचय आपका हो गया था, सारे मेहमान आपको दिख रहे होंगे। सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हुआ है कि एक एक करके हर मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही साथ सारे मुद्दों को यहाँ पर लाएं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग एक ऐसे रास्ते पे चले हैं जिस रास्ते पे आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है, और वो है आपको ईमानदार और भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके और अब तक दिल्ली में काबिज रही है, और उस छवि को हर संभव कोशिश करें कि बना के रखें। लोग उसमें उनमें विश्वास भी रखते थे, लेकिन आप लोग उस छवि को धूमिल करने के लिए कई तरह का आरोप या फिर सीएजी की रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से जो आई है उसका हवाला दे रहे हैं। कितने कामयाब हो पाए, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उस छवि को जिस पर जनता 10 साल से भरोसा कर रही थी, उसको धूमिल करना ज़्यादा आसान होगा नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। बात धूमिल करने की नहीं है, बात सच्चाई सामने लाने की है। इस देश को कौन नकार सकता है कि 2020 में कोरोना आया था और उस महामारी में केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। क्या कोई है इसके अंदर, देश के अंदर, जो ये कह सकता है कि जो उनका शीश महल नहीं बनाया गया? और वो शीश महल, उसके लिए जितने भी नियम कायदे कानून है वो नजरअंदाज कर दिया गए, या यूं कहो तो उनको ताक पे रख दिया गया। और वो शीश महल जिसके लिए कितना 7 करोड़ के आसपास वहां जो एस्टिमेट था वो बनाया गया, जब वहां दिया जाता है तो अखबारों में कोई किसी तरह की नहीं दी जाती एडवर्टीजमेंट, वही ऑन द स्पॉट 8 करोड़ से ज्यादा में दे दी जाती है। चलो यहां तक भी समझ में आता है। और वो बनते बनते 33 करोड़ पे पहुंच जाता है, और उसमें किस तरह से 13,000 फुट के आसपास था, जिसको 19,000 स्क्वायर मीटर पे, 13,000 मीटर था, उसको 19,000 मीटर पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये केजरीवाल जी की कथनी और करनी है। केजरीवाल जी ने खुद मीडिया के सामने आके बोला है कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो व्यक्ति शुचिता की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था और काम करने की, गरीबों की बात करता था, वो कहता है कि हाँ, मैं मूलभूत सुविधा नहीं दे पाया। मूलभूत सुविधा क्या होती है? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह की बातें होती है। उन्होंने खुद माना, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया, मैं सड़क नहीं बना पाया। खुद कहते थे कि 350 झील मैं डेवलप करूंगा दिल्ली के अंदर। क्या किया? सबके सामने के झीलों का शहर ऐसा बनाया कि पिछले दिनों में जो 18 लोग मर गए। लटकते बिजली के तारों के लिए बोला था। आपको पता है जो मैंने अभी आंकड़ा बताया आपको, 18 लोग मरे उसी का कारण कि पानी उतर आया, पानी बनने के कारण। आपने देखा होगा किस तरह से एक जो शैक्षणिक वो चल रहा था, गलत तरीके से पानी भर गया था उसमें, और कैसे जो होनहार बच्चे थे उनकी मृत्यु हुई थी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, इनके भ्रष्टाचार की बातें। आप मुझे बताइए किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, इन्होंने डिस्पेंसरी सारी बंद कर दी, या यूं कहिए कि लीला पावती करके उसका नाम बदल के इन्होंने जो अपना मोहल्ला क्लिनिक का नाम लिया है, वहां वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। 500 प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है एक दिन में, मात्र कुछ घंटे के लिए आती है, 10 सेकंड का समय मिलता है। आप मुझे बताइए, कोई दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो मरीज को देख भी लेगा और मेडिसिन भी दे देगा, मेडिसिन लिख भी देगा सारा? तो ये झूठ जो है इनका
पकड़ा गया। किस तरह से वहां इतनी अच्छी टीक लगी हुई थी, वर्मा टीक लगाई जाती है, टॉयलेट, पर्दे, करोड़ों रुपए के, और एक स्कीम ये लाते हैं। वो स्कीम कितने की है? 54 करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं और 80 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट पे। ये केजरीवाल जी का मॉडल है। एक स्कीम आती है इनकी 77 लाख के आसपास, उसके ऊपर खर्च करते हैं और 8-10 करोड़ रुपए। ऐसा करते हैं विजय शर्मा जी, भ्रष्टाचार के इन आरोपों पे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक तिवारी जी, उनसे मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अभिषेक जी, दरअसल जो सवाल लेके मैं गया था भाजपा के प्रवक्ता विजय जी के पास, उसी सवाल को आगे मैं बढ़ा रहा हूं कि आप लोग जब सत्ता में आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आए थे और आप लोग के आने से लोगों को ये लगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ईमानदार सरकार आएगी, वो ईमानदार छवि थी। लेकिन जिस तरीके के पिछले कुछ दिनों से मामले आ रहे हैं और उन मामलों में सीएम आवास का रिमॉडलिंग एक कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। सीएजी की रिपोर्ट का आ जाना भले ही सूत्रों के हवाले से ही सही क्यों ना हो, आपको लगता है कि उस आप लोगों की ईमानदार छवि की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर एक बड़ा धक्का लगा है? लक्ष्मण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की डर से पूरी तरीके से बौखला गई है। पूरी तरीके से वो उनको समझ नहीं आ रहा है अब आगे करना क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में कोई एक पार्टी और कोई एक ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा कि हमारे दिल्ली के अंदर जो मंत्री थे, किसी को नहीं पता था, ना तो विपक्ष को पता था, ना तो मीडिया हाउस को पता था। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को पता चला, हमारे मंत्री को तुरंत इस्तीफा लेकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पंजाब के अंदर हमने मंत्री को पूरी तरीके से हटा करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वो इंसान हैं जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते, चाहे उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की आज जो मानसिकता है, अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते ये पूरी तरीके से दिल्ली की महिलाओं के साथ साथ पूरी की दिल्ली की जनता से विरोध कर बैठे हैं। आप ये समझिए कि इनका एक प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से आतिशी सिंह के माल लेना बोलते बोलते उनको सिंह जो उपाधि दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, पूरी तरीके से इनकी महिला विरोधी सोच और इनकी मानसिकता दर्शाता है। मुझे लगता है ये इसमें अभिषेक जी, हमने शो के शुरू में, चूंकि आप थोड़ी देर से जुड़े थे, मैंने शुरू में ही बताया था दर्शकों के और सारे मेहमानों की हम लोग की इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार, महिला विरोधी बयान, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, एक एक करके हम लोग उस चीज़ों को लाएं। लेकिन आपने जो बातें कही कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी लिप्त पाया गया तो उसको निकाल गया। लेकिन ये 33 करोड़ रुपए के रेनोवेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? लक्ष्मण जी, जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करती है तो ऐसा लगता है दाऊद इब्राहिम अहिंसा का उपदेश दे रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अगर हम लिस्ट उठाएं तो कई महीने लग जाएगा उसके गिनाते गिनाते, इतने भ्रष्टाचार किए। दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार इन लोग शराब घोटाले लेकर के आए। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत शरद चंद्र रेड्डी से और अरविंदो फार्मा से पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्होंने लिया। ये जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो नरेंद्र मोदी जी जिनका घर कई हजार करोड़ का है, जिनका जिस जहाज में चलते हैं कई हजार करोड़ का है, जिनको वहां बताते हैं कि वहां पे सोने के बेड लगे और चांदिया के थाली है, वो भारतीय जनता पार्टी हमसे घर पे सवाल करती है। वो अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तिगत घर नहीं है, वो सीएम हाउस है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कल के दिन लक्ष्मण जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो उस घर में रहेंगे। जहां तक रेनोवेशन की बात है, 1992 के बाद वो रेनोवेशन नहीं हुआ था। और हम बार बार कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को घर से कोई प्यार नहीं है। आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, आप उसमें रहना स्टार्ट करिए, कौन उसमें आपको मना किया है? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अनर्गल बातें कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को एक विजन दे रहे हैं कि हमने 5 सालों में ये कार्य किया, अगले 5 सालों में हम ये कार्य करेंगे। चाहे वो महिलाओं की 2100 रुपए देने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थयात्रा बुजुर्गों को फ्री इलाज कराने की बात हो, चाहे पुजारियों के इसमें अभिषेक जी थोड़ा सा बीच में मैं रोकूंगा, चूंकि वैसे भी आप 3 मिनट तक बोल चुके हैं, केजरीवाल जी को हटाने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पे सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि के नाम पे सरकार बनी थी, और बाकी लोग क्या करते हैं उस पर बहस
हो सकती है, लेकिन वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल के सामने गौन हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 10 एसी लगाए जाने पर, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, फिर 30 सेकंड नहीं 3 मिनट दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए। जो ये अरविंद केजरीवाल इसलिए इस सारे मुद्दे को लेकर कटघरे में आते हैं, मैं आ जाता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पे ये सवाल उठता है, हाँ, अरविंद केजरीवाल पे इसलिए सवाल उठता है, अभिषेक जी समझिए इस चीज को, कि अरविंद केजरीवाल की छवि एक बहुत ही साधारण वैगनार में चल के मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचने वाले 10 एसी शीला दीक्षित जी के घर में लगाए जाने पर सवाल उठाने वाले नेता के तौर पर हुई थी। वहां जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर ये मुद्दा उठता है। वो 33 करोड़ रुपए लग जाए, 300 करोड़ रुपए लग जाए, हो सकता है लगाते हैं कई सांसदों के यहाँ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ होता है तो थोड़ा सा ये सवाल उठता है। 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं जाऊंगा दूसरे वक्ताओं के पास। अभिषेक जी 30 सेकंड शुरू होता है आपका। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन लगा रही है, लेकिन बड़ा ही अजीब बात है कि अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लग ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एजेंसी लगा दी, सीबीआई ईडी से लेकर के न जाने कितने अधिकारियों की फौज लगा दी। अरविंद केजरीवाल जी के बेडरूम से लेकर के उनके नानी के घर तक की छानबीन हो गई, लेकिन एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, एक सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की अदालत के जो हमारे जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जांच एजेंसियां पूरी तरीके से बायस होकर के कार्य कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। यही कारण है आपका 40 सेकंड हो गया अभिषेक जी, थोड़ा सा करोड़ों रुपए का आरोप लगाती है, बाकी वक्ता भी है वहां भी चलूंगा, चवन्नी का रिकवरी आज तक नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाकी लोगों के पास से चलता हूं। वहाँ पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उनके पास में, लेकिन अभय दुबे साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीधा पहला सवाल कि इस तरह के आरोप लगाने के पीछे आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से हमलावर हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के कितना माइलेज मिल पाएगा भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो केवल आरोप अभी चुनाव के पहले नहीं लगा रहे। ये दिल्ली को तो 2 साल से एक खास तरह की प्रयोगशाला बनाया गया है, जो प्रवर्तन निदेशालय के जरिए जो पीएमएलए जो एक्ट है, उस एक्ट की दफा 45 के जरिए कथित शराब घोटाले के अंदर सबकी पूरे, शायद भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है देश में, इसके पूरे के पूरे नेतृत्व को उठा के जेल में डाला गया और दफा 45 की वजह से उन लोगों को जमानत भी नहीं मिल पाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसमें बहुत, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उन बातों से ही साफ लगता है कि किस तरीके से इस कानून का एक खास तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 बात तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजना ये है कि आम आदमी पार्टी की जो साख है उस साख को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए और जनता के बीच में इन लोगों को बदनाम कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, मैं इस पर और कुछ नहीं कह रहा हूं। वो तो अपने आप ही आम आदमी पार्टी के पास भी जरिया है, वो उसके खिलाफ प्रचार करेगी कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निकाल के लाएगी, वो सारी बातें होंगी। अगर जनता भाजपा द्वारा किए गए इस प्रचार को सही मानती है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के वोट गिरेंगे, उनकी सीटें कम होंगी और चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक दिल्ली में जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है इसमें अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लोकप्रियता को कोई क्षति नहीं पहुंची है। कम से कम जो टीवी के ऊपर रेटिंग एजेंसियां आती हैं उनके लोगों ने जो बातें कही, जैसे कि यशवंत देशमुख ने जो उनकी सी वोटर संस्था है, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि इन तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों और जेल भेजे जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की अपनी लोकप्रियता दिल्ली में नहीं घटी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उनकी लोकप्रियता है उसमें भी कोई विशेष गिरावट नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर भाजपा की बात को विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दिल्ली की जनता यकीन करती है, कितना प्रतिशत यकीन करती है, तो उसके हिसाब से उसका वोटिंग बिहेवियर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये भाजपा अपनी कोशिश में कितनी सफल हो पाई वो पता चलेगा तब जब वोट आएगा तब। विजय शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं देख रहा हूं कि बार बार कुछ बोलना चाहें लेकिन माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मैं शिवम भगत जी, अवधेश कुमार जी दोनों लोग आए हैं, इनका ओपनिंग रिमार्क्स ले लेता हूं फिर मैं आऊंगा। शिवम भगत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ के जा रही है तो एक मैसेज तो जा ही रहा है ना कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मिली है, चूंकि इंडिया गठबंधन का एक सदस्य होने के नाते। तो इस छवि से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर पाना कांग्रेस के लिए कितना संभव हो पाएगा?
नमस्कार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, कांग्रेस जी, पार्टी नमस्कार। तो बहुत जोरों शोरों से अपना कैंपेन लगी हुई है। अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ मिले होते तो हमने 1.5 महीने की न्याय यात्रा ना करी होती हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने, और उसमें आम आदमी पार्टी की विफलताओं को हमने नहीं बोला होता। आम आदमी पार्टी की विफलताओं की जो लिस्ट है अब वो अनलिमिटेड हो गई है। पहले हम आते थे चैनलों पे तो हम 1 विफलता, 2 विफलता, 3, अब वो लिस्ट अनलिमिटेड हो गई है। एक व्यक्ति जो, जैसे कि आपने बोला, वैगनार में चल के, चप्पल पहन के, मफलर लगा के कहते थे कि मैं आम आदमी का विकास करूंगा, इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए गरीब आदमी को। वो व्यक्ति सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से उसने 33 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। ये क्या आम आदमी है या ये खास आदमी है? ये खास से भी ऊपर चले गए। ये शाही आदमी पार्टी है जिन्होंने शराब घोटाला किया और अपने घर में, शीश महल में 18 लाख रुपए का मिनी बार लगाया इन्होंने। ये सब सीएजी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं। 18 लाख रुपए का मिनी बार, पहली बार मैंने देखा है जी 18 लाख रुपए का मिनी बार लगाए। तो इस पार्टी की लक्ष्मण जी, विफलताओं में कौन सी सीएजी की रिपोर्ट है? सीएजी की रिपोर्ट है सर, जो आज आई है 33 करोड़ रुपए की। नहीं, मुझे ये लगता है दरअसल थोड़ा पढ़ साफ लिख के कर आना दर्शकों चाहिए। को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दरअसल सीएजी ने औपचारिक तौर पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। ये सूत्रों के हवाले से सीएजी की रिपोर्ट अखबारों में आई है। उस सूत्रों ने रिपोर्ट का लक्ष्मण जी हवाला दिया भारतीय प्रधानमंत्री जनता आवाज। पार्टी एक के मिनट रुकिए, अखबारों में आई मैं जो नहीं अखबारों में आई। मैं इसको क्लियरिफाई करना देना चाहता मैं हूं। बिल्कुल साफ कर दूं कि अखबारों की हेडलाइन बनी पहला सीएजी की रिपोर्ट, और उस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट, ऐसे कई सारे रिपोर्ट हैं जो शायद बहुत राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी को सूट नहीं करता है, इस वजह से विधानसभा में नहीं पेश किया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। विधानसभा में सत्र के से पहले ये रिपोर्ट सीएजी ने दे दी थी, लेकिन पेश करने की अनुमति अब तक नहीं मिली थी। तो अब सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई है, तो ये सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, जिसका जिक्र यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे और जिसका खंडन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। शिवम भगत, अपनी बात पूरी कर लीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जैसे कि आपने बोला, इन्होंने टेबल नहीं होने दी विधानसभा में। और अगर ये सीएजी की रिपोर्ट को खंडन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने शीश महल नहीं बनाया, तो इनको बोलिए, ओपनली बोलिए ना। इनको पता है इन्होंने शीश महल बनाया, इनको पता है। आज जनवरी है, जनवरी में ग्रैब 3 लागू हुआ 3 दिन पहले। मतलब हम भी दिल्ली में रह रहे हैं 40 साल से, हमने नहीं देखा कि दिल्ली के पोल्यूशन का हाल इतना खराब था। ये इनकी विफलता। पानी की विफलता, एक बारिश होती है सारी सड़कें डूब जाती है, मौतें हुई हैं लोगों की। ये तो आप सबके सामने है, ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो कांग्रेस नहीं कह रही। इनकी विफलताओं की तो लिस्ट एंडलेस है। तो इस पे आप इनका जवाब लीजिए कि बिल्कुल इनका जवाब लेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अवधेश जी, एक पहला कमेंट आपसे ले लेता हूं, फिर मैं बाकी प्रवक्ता के पास वापस से जाऊंगा। ये जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का नया दौर चला है, और अभी आपने अभय दुबे जी को सुना भी, उनका कहना था कि अगर ये वाकई भाजपा कामयाब हो जाती है तो वोट परसेंटेज पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जो सर्वे बता रहे हैं, जैसा कि अभय दुबे जी कह रहे थे, कि उससे छवि पर, अरविंद केजरीवाल के छवि पर कोई खास असर पड़ नहीं रहा है। नहीं, अभय दुबे जी का अपना मत है। कई बार मत बनाने में हमको तथ्यों को थोड़ा गहराई से देखना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो देश के किस नेता पर आरोप नहीं लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, उसमें शरद यादव जैसे नेता का नाम भी लिया था। कम से कम मैं तो नहीं मान सकता हूं, जितना जानता था कि शरद यादव भ्रष्टाचारी थे और सबके बारे में फाइलें आती थी, रखते थे। तो ये नहीं है कि कोई अगर इन पर आरोप लगा रहा है तो वो, बल्कि जितने आरोप लगाए नेताओं ने इनको माफ़ कर दिया। प्रणब मुखर्जी से लेके मनमोहन सिंह तक पर सारे आरोप लगे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी को छोड़ा ही नहीं था उन्होंने। और जब शरद पवार को पद्म विभूषण मिला तब भी उनकी टिप्पणी देख लीजिए क्या की थी, जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला तब भी किया है।
तो वो इसमें तो अब कोई ये कहे कि अकेले केवल इन पर आरोप लग रहे हैं, मैं ये तो मान सकता हूं कि आरोप में राजनीति में थोड़ी अतिवादिता हो सकती है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का मुचलका भराकर चीफ मिनिस्टर को जमानत दिया तो इन सीरियस केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो शर्तें लगाई जमानत देने पर, वो शर्तें तो मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं देखी कि किसी को कहा गया हो कि आप सचिवालय ऑफिस नहीं जा सकते हैं या फाइल पर तभी साइन करेंगे, उसके लिए भी शर्तें लगा दे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। ये सारी शर्तें लगाने का मतलब है थोड़े कि बिल्कुल और गंभीर केस रहा होगा और केवल सेक्शन 45 के कारण हो गया होगा, तो बड़ी होंगे नहीं होंगे, लेकिन मामला गंभीर था। और सबसे दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के अलावा नैतिक दृष्टि से दिल्ली में उस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में निजी शराब की दुकानें खोलना और खोलने की देर रात तक अनुमति देना, उनमें मनोरंजन के भी प्रयोग की अनुमति देना, शराब खरीदने वालों की उम्र कम करना और 1 बोतल पर 2 बोतल फ्री देना, इस दिल्ली को शराब की नगरी बनाने जो व्यक्ति गांधी जी, राम मनोहर लोहिया और बाकी की बात करके राजनीति में आया हो, वो भ्रष्टाचार का पैसे का तो छोड़ दीजिए, कम से कम ये क्या दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये कहने वाली बात होती है। जहां तक सर्वे का सवाल है, मैं सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस बार का चुनाव जो है विधानसभा में 2015 और 2020 से ज्यादा भिन्न है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब गुणात्मक रूप से अंतर है। कांग्रेस ने 2020 में तो एक प्रकार से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, और वन साइडेड विक्ट्री 2015 में जैसे मिली थी, लगभग वैसे ही विक्ट्री आम आदमी पार्टी को 2020 में मिली। अगर कांग्रेस ठीक से लड़ी होती तो या तो इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं मिलती या फिर दूसरी स्थिति होती। कांग्रेस ने इस बार जो है अपने को इस बार क्या दिख रहा है? इस बार कांग्रेस इस बार ठीक से लड़ रही कि नहीं लड़ रही आपके हिसाब से? नहीं, कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगाई है और राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिस ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है, और जब स्वयं संदीप दीक्षित केजरीवाल जी के विरुद्ध लड़ने को उतर गए हैं, तो फिर तो इसको नहीं कह सकते हैं कांग्रेस बिल्कुल मन से नहीं लड़ रही। अब उनका जनाधार उस रूप में नहीं है। उनकी समस्या है कि उनका जनाधार खत्म है, जो इस समय देखिए, इस समय बातचीत करेंगे, उस पे अध्यक्ष बातचीत करेंगे। पूरा कर लूं, पूरा कर लक्ष्मण जी हाँ बताएं। लक्ष्मण जी जरा 3-4 लाइन पूरा करें। देखिए, इस समय का ट्रेंड जो देश में है मुस्लिम मतों का, वो कांग्रेस के पक्ष में जाने का दिखाई दिया है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 11-12% मत अगर जाने का है, तो केजरीवाल जी के सामने एक बड़ी चुनौती इस रूप में भी खड़ी है। और इसी के कारण वो पुजारियों का वेतन, ग्रंथियों का वेतन देना, इमामों के आंदोलन को लंबा खिंचवाना कि मैसेज जाए कि इमाम को तो हम वेतन ही नहीं दे रहे, हम तो हिंदू पुजारियों और सिखों को वेतन देने वाले हैं, ये सब कोशिशें चल रही हैं। और बीजेपी ने जिस ढंग से पहली बार अभी उम्मीदवार उतारे हैं, प्रवेश वर्मा को इनके खिलाफ उतारा है, आतिशी जी के खिलाफ रमेश बिधुरी को उतारा है, तो बीजेपी पहली बार लग रही है कि 15-20 के अलावे बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रही है। तो इसलिए इस बार की स्थिति 15 और 20 की नहीं है। चुनाव परिणाम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर भी यह भाव मैं देखा हूं, मेरी बात हुई है कि कहीं न कहीं गड़बड़, पार्टी में भ्रष्टाचार तो हुआ है, और इस कारण आम आदमी पार्टी के अंदर भी उस प्रकार का उत्साह नहीं है। तो चुनाव के परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 15 और 20 में ऐसी चुनौतियां केजरीवाल जी के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने नहीं थी, इतनी सघन चुनौती। इस बार चुनौती काफ़ी ज़्यादा सघन है। चुनौतियों के बाकी पहलू पे मैं जाऊं, विजय शर्मा जी, चूंकि मामला काफ़ी ज़्यादा शीश महल जिसको आप लोगों ने नाम दिया है उसका उठा हुआ, तो एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये शीश महल का जो मामला है, ये वाकई में भ्रष्टाचार है या फिर राजनीतिक रूप से ये एक मुद्दा बना जा रहा है? ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आप लोगों ने कार्रवाई भी की थी। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ था, आपका कहना था, तो वहाँ कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती दिख रही है। लक्ष्मण जी, इसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें जांच कितने महीने पहले पता है आपको? ये सितंबर 2023, 15 महीने से ज्यादा हो गए। तो वो लक्ष्मण जी, आप मेरी सुनेंगे तो आप सारी बात आएंगे ना सामने। आपने देखा होगा, सुन रहा हूं। जो शराब घोटाला था उसमें भी 10 बार समन दिए गए थे केजरीवाल जी को। तो ऐसा नहीं है, एजेंसी अपना काम करती है, क्योंकि ये टेबल नहीं होने दे रहे थे सीएजी की रिपोर्ट, और एजेंसी जो बड़ा तसल्ली से काम करती है, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है।
तो अगर जल्दी काम कर देती है तो इन्होंने जल्दी क्यों कर दिया? अगर एजेंसी अपने सबूत जुटाकर आगे बढ़ती है तो उसको ये कहते हैं अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? यही केजरीवाल कहते थे भाई मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे जेल में डालो, जेल में डाल दिया तो जो मैं बेगुनाह था। और यही केजरीवाल जी हैं जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि सोनिया गांधी को लाई और जेल में कराई है। यही कांग्रेस है, इन्होंने ही शिकायत की थी शराब घोटाले में। तो आप मुझे बताइए, अब अभय दुबे जी इतने वरिष्ठ पत्रकार है, क्या इनको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या कह सकते हैं केजरीवाल जी के ऊपर? क्या इनको नहीं पता है कि उनको अगर इतने ही उनके निर्दोष होते तो उनको कोर्ट डिस्चार्ज कर देती? डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? बेल दी है ना। बेल जो है वो नियम है भाई, चाहे 45 ठीक है, उसमें कठोर वो लगा दिए हैं, कंडीशन लगा दी गई है, लेकिन बेल उसमें भी है। और पहली बार विश्व में मैंने देखा है एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल जाते हुए, एक चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चला रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। इनसे अच्छे तो लालू यादव जी हैं जो सजा आपता है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो बेशर्मी की एक हद होती है। किस तरह से ये बेशर्म पार्टी हो गई है। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा, आप मुझे बताइए कोई आदमी, अच्छा आदमी कोई उनकी बात को समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, माफी मांगी, खेद जताया, पार्टी ने उनको अभी हिदायत भी दी है। इनके देखिए, इनकी एक महिला एमपी चीफ मिनिस्टर के घर में पीटी जाती है, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं उस घर में, तो क्यों ना कहा जाए इस पे आऊंगा, वो ये बात आपको कहने का मौका दिया जाए, इस पे बोलने का मौका आपको दिया जाएगा। मैं एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी, हाँ ठीक है, आपने बता दिया, हाँ बोलिए जी। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 समन इनको भेजे थे, 10 समन भेजे थे उसे ईडी कार्रवाई में भी, लेकिन ये कतराते रहे। इसी तरह से सीबीआई अभी इसमें जांच कर रही है और देखना दूध का दूध पानी का पानी, इनके भ्रष्टाचार सामने आएंगे और ये जेल फिर दोबारा जाएगी अन्य केसों में। हाँ, अभिषेक तिवारी जी, इस मुद्दे पर अगर आपको कुछ कहना है तो 30 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं फिर जाऊंगा दूसरे मुद्दे पे जो महिलाओं का मुद्दा आपने खुद उठाया था, और कांग्रेस ने आज जो 2500 रुपये महिलाओं को देने का मुद्दा उठाया है, इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार वाली छवि थी वो थोड़ा सा अब संशय करने लगे हैं, जिस तरह से भाजपा हमलावर हुई है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर जाऊँगा। देखिए लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया शराब घोटाला था। भारतीय जनता पार्टी को 15 हार गए, 20 हार गए। अब इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को हराया जा नहीं सकता, तो अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है। मेरे पास ये जजमेंट है, ये जजमेंट में पेज नंबर 21 पैरा नंबर 33 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए पूरी ऑफिसरों की फौज लगा दिया गया, उनका बेडरूम ढूंढ लिया गया, उनके लॉकर ढूंढ लिया गया, उनके नानी के घर तक छानबीन हो गई, लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। हाँ, रिकवरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कई हजार करोड़ रुपए लिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो अरविंद केजरीवाल, अभिषेक तिवारी जी, अब मैं समझ गया आपका कहना ये है कि ये जो भ्रष्टाचार को आरोप जो आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे लग रहा है, उसके जवाब में आप भाजपा के भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं, लेकिन ये आप खंडन नहीं कर रहे हैं कि 33 करोड़ का नहीं बना। लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। तो ये 33 करोड़ रुपए का नहीं बना। आदमी है, आजाद भारत के इतिहास के ईमानदार नेता है। तो आप वो ये बताइए, ये रेनोवेशन जो हुआ, अब मुख्यमंत्री आवास के घर का जो रिमॉडलिंग हुआ, रेनोवेशन के नाम को, शब्द को बदलकर रिमॉडलिंग कर दिया गया था, तो ये हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? झूठी अफवाह है। मैं कह रहा हूं कि 1992 के बाद पहली बार सीएम हाउस का रेनोवेशन हुआ, नंबर 1। वो अरविंद केजरीवाल का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को घर से मोह होता, जेल से आने के 72 घंटे के अंदर उन्होंने घर खाली कर दिया, अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। चीफ मिनिस्टर हाउस है उनका, चीफ मिनिस्टर आने लग जाएगा। आखिर सीएम हाउस की बात तो हो रही है। हेलो, एक मिनट अभिषेक जी, नहीं ठीक है, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। जहां पे सोने का बेड है,
चांदी की थालियां हैं। मैं कह रहा हूं उसका क्यों बात नहीं हो रही है? नहीं, मान लिया जाए अभिषेक जी, मान लिया जाए भाजपा ने कोई भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ इसलिए कि भाजपा ने किया है तो आम आदमी पार्टी भी करे, ये तो जलील नहीं हो सकती ना। अब यहाँ पे 5 लाख रुपए का मिनी बार मुख्यमंत्री का आवास में क्या करेगा? कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर थोड़ी ना है वो। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत घर नहीं है, लेकिन थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी पैसा तो व्यक्तिगत है, पैसा तो आम लोगों का है, टैक्स पेयर्स का है। ठीक है, छोड़ दीजिए इस पे, हो जाएगा, उनका चीफ मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, ये दलील आप दीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप ये दलील दीजिए। लेकिन अब इस शीश महल वाले आरोप पे, जैसा कि हमारे विश्लेषक लोग कह रहे थे कि जनता किस तरीके से इसको लेती है तो चुनावी रिजल्ट बताएगा। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो बड़ा गंभीर हो चला है, सभी वक्ताओं से रिक्वेस्ट करें, बड़ी गंभीरता सोचिएगा। एक मुद्दा है, वो है आपको, एक मिनट अभिषेक जी 1 मिनट। मेरा कहना है कि एक दूसरा मुद्दा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये, 2100 रुपये हर महीने देंगे। कांग्रेस ने कहा हम 2500 रुपये हर महीने देंगे। तो महिला वोटर को एक तरह से कहते हैं खींचने की कोशिश यहाँ पर है। लेकिन भाजपा जो है उल्टा महिला विरोधी बयान देके कटघरे में घिरती जा रही है। रमेश बिधूड़ी जैसे नेता जिनको महत्वपूर्ण सीट से खड़ा किया गया है, इस तरह के बयान दिए हैं और भाजपा को पता है कि ये बयान उनको नुकसान करेगा, तुरंत में भाजपा की तरफ से खंडन भी आ जाता है। ये बयान तो हमको लगता है इसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को कि इस तरह के बयानबाजी से बिल्कुल बाज आए। विजय शर्मा जी, क्योंकि ये तो नुकसानदायक है आप लोगों के लिए। एक तरफ महिलाओं के लिए पैसे का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ महिला विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें बात नफा और नुकसान की नहीं है। यहाँ नारी सम्मान की अगर कोई भी अमर्यादित बातें करता है उसको कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। और उसके लिए बिधूड़ी जी ने माफी भी मांग ली, खेद भी प्रकट कर दिया और अपने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, मैंने आपको बताया किस तरह से एक महिला सांसद को पीटा जाता है और संजय सिंह टीवी पर आकर बोलते हैं हाँ उनके साथ गलत हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। और वो महिला 2 दिन तक वेट करती है और जब कार्रवाई नहीं होती है, वो पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर कहते हैं वो बीजेपी की एजेंट है। और वहां चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं सीएम हाउस में। शर्म की बात यह है कि अपनी महिला सांसद के साथ ये बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, इसका जो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जिस तरह से ये देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरह से जो पन्नू था उसने कहा था मैंने कितने पैसे दिए इनको। देश विरोधी आदमी है वो, अमेरिका में बैठा हुआ है, सबको पता है खालिस्तानी है वो। अभिषेक तिवारी जी के पास जाऊंगा मैं। विजय शर्मा जी, एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि रमेश बिधूड़ी ऐसा नहीं कि पहली बार को बयान दिए, 48 घंटे पहले बयान दिया, फिर खेद प्रकट किया, फिर दूसरी बार बयान दिया। लक्ष्मण जी पार्टी ने कड़ी नसीहत उनको दी है कि आइंदा ऐसा ना हो, और टीवी चैनल के ऊपर भी दिया और उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर ही माफी मांगी है। ऐसा नहीं है वहां उन्होंने नहीं मांगी ये बिल्कुल रेगुलर, ये तो हैबिचुअल है। विदाउट लाग लपेट के मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी गलत बात सहन नहीं होगी। देखिए अभिषेक तिवारी जी 1 मिनट, अभिषेक जी 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ बोल लीजिए, अपनी बात बोल लीजिए, अपनी बात बोलिए। हाँ बोलिए अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पूरी जनता देख रही है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं जो महिला सम्मान की बात करते हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा के लिए बस फ्री यात्रा देते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, बस मार्शल देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला अपमान, महिलाओं का पूरी तरीके से दुर्भावना करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीएनए में, भाजपा के डीएनए में है महिलाओं का अपमान करना। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद, वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोई एक नेता या प्रवक्ता ने ना तो खंडन किया, ना तो खेद व्यक्त किया, इससे लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है देश की जनता के सामने पूरी तरीके से उजागर हो गया। आप झूठ बोलते हो। शिवम भगत जी, शिवम भगत जी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैंने पहले बोला था कि एक व्यक्ति जब बोले तो दूसरे, एक वक्ता जब बोले तो दूसरे वक्ता को बोलना नहीं चाहिए। नहीं आप पूरी तरीके से नहीं वो गंभीर विषय है। नहीं महिला सम्मान में बड़े विनम्रता से रुक जाइए 1 मिनट। ऐसा आप दोनों लोग, विजय शर्मा जी, अभिषेक जी, आप लोग रुक जाइए जरा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं। मैं शिवम भगत जी, जिस तरीके से महिलाओं के लिए
जिस तरह से महिलाओं के लिए सम्मान योजना का ऐलान आपने किया नए नाम से, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहना स्कीम की सफलता की बात की जा रही थी, आम आदमी पार्टी ने जो योजना का ऐलान दिल्ली में किया, उसी तर्ज को कॉपी करते हुए भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ऐलान कर रही है। ये कितना सक्सेसफुल हो जाएगा फॉर्मूला आपके लिए? कुछ कैलकुलेशन किया है, कितना खर्च आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? बजट आप ही के प्रवक्ता पिछले डिबेट में थे, कह रहे थे कि इन्होंने दिल्ली की झोली खाली कर दिया। अब इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? कि लक्ष्मण जी, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन आपने मुझे पहला पॉइंट कंप्लीट नहीं करने दिया और सीएजी की रिपोर्ट का आपने खंडन कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। या तो अगर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएं। ऑडिट ऑफ द रेनोवेशन विच स्टार्टेड इन 2020, 88 इंच ओलेड इस पे बातचीत हो गई। नहीं, मेरे को खत्म तो करने दीजिए, एक 30 सेकंड लूंगा बस। ठीक। 88 इंच का ओलेड टीवी, 29 लाख रुपए के इन्होंने टीवी लिए हैं, 2 लाख रुपए का माइक्रोवेव, 6.5 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन और 18 लाख का मिनी बार। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो हर न्यूज़पेपर में है। ये इससे भाग नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये क्या नहीं है? सीएजी की रिपोर्ट है ये, जो 3 में ना तो 13 में है, सामने जिसको दिल्ली की जनता, देश की जनता सीरियस लेना बंद कर दी। आप लक्ष्मण जी टीवी चैनल पे बैठा करके अभिषेक जी आप भी यही कर रहे हैं ना। अब अभी जिस बात के लिए अभिषेक जी आप विजय शर्मा जी की आलोचना कर रहे थे, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, आपको अगर बोलना है तो आप इशारा करिएगा, उंगली उठाइएगा, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं ठीक है, गलत बयान, ठीक है, गलत बयानबाजी है तो आपको मौका दूंगा, आप सफाई दे दीजिएगा। शिवम भगत को बोलना है तो उनको बोलने से तो नहीं रोक सकते, बोलने दीजिए। वो जो अखबार में छपी खबर उसकी बात कर रहे हैं, बोल देते हैं, फिर आप खंडन कर दीजिएगा, आपको मौका दूंगा मैं। शिवम भगत 10-15 सेकंड में खत्म करिए, फिर दूसरे मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। इतना पता नहीं है घबरा क्यों रहे, क्योंकि ये एक अखबार में नहीं है, हर अखबार में आया है। तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। खैर, इससे तो ये भाग नहीं सकते कि इन्होंने कितने करोड़ों रुपए का शीश महल बना दिया और अपनी वापी विफलताओं से भी। अब हम कांग्रेस के उस पे आते हैं। आपने बोला कि हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी को देख के किया, हमने कर्नाटका में प्रॉमिस किया कि महिलाओं को मिलेगा, हमने 5 और प्रॉमिस भी करे। हम सिर्फ फ्री का प्रॉमिस नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी की तरह कि ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। हमारा डेवलपमेंट का भी एजेंडा है, डेवलपमेंट का भी बजट है। कर्नाटका में 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसे है, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री बिजली मिली है, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त का चावल मिला है, 9,104 करोड़ रुपए लगाए कांग्रेस पार्टी ने वहां पे। फ्री ट्रैवल मिला महिलाओं को, उसपे 870 करोड़ रुपए लगाए हैं कांग्रेस ने। 3,000 रुपए महीना अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया गया है, 216 करोड़ रुपए लगाकर। तो हम जो वायदे करते हैं वो पूरे करते हैं। हमने आज वायदे करते हैं, आप पूरे करते हैं, ठीक है। 1 मिनट जरा, मैं समय थोड़ा सा कम होता है। लास्ट पॉइंट कि आम आदमी पार्टी कहती कि वो वादे करते, तो इन्होंने पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को वादा किया, तो वो 1,000 रुपए पहुंचे क्यों नहीं? कल पंजाब की महिलाएं इनके घर पहुंच गई थी, केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी की सरकार के घेरने पहुंच गई थी, तो इन्होंने वो 1,000 रुपए पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं दिया? और रमेश बिधूड़ी जी पे भी मैं आऊंगा, जो इन्होंने घटिया स्टेटमेंट दिया है, ये इनकी नहीं, ये पूरी बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले सोनिया गांधी जी को जर्सी काओ और शशि थरूर जी की लेट वाइफ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे इन्होंने बयानबाजी करी है। तो ये एक आदमी का माइंडसेट नहीं है, ये पूरी पार्टी की मूल प्रकृति है। ये सारे मुद्दे कितने महिला वोटर के लिए किस तरह का असर डालेंगे, इस पर अभय दुबे जी से बातचीत करूंगा और अवधेश कुमार जी से बातचीत करूंगा। ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद आप दोनों लोग के पास जाऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।